हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। सो पेपर वन में रिसर्च एप्टीट्यूड का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग। सो ये क्या होता है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं और इनको लिखने का कुछ फॉर्मेट होता है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। एंड आज की वीडियो में हम इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पेपर वन के बेस्ट प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूँ, जहां पर आपको एग्जामिनेशन तक डेली लाइव लेक्चर्स के साथ 100% सिलेबस कवर करवाने की मैं गारंटी देती हूँ। साथ ही स्टूडेंट्स टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी आपको मिलेंगे, ताकि आपको पता चलता रहे कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसमें से आज तक कैसे क्वेश्चन आए हैं एंड अपकमिंग एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फाइनल रिविजन के लिए मॉक टेस्ट एंड 5000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक है, जिसके बाहर से कुछ भी एग्जामिनेशन में कभी भी नहीं पूछा जा सकता। बच्चों को नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा समय लगता है, लेकिन इस कोर्स में आप लोगों को हम पीडीएफ फॉर्मेट में फुल सिलेबस नोट्स देते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड न्यू बैच भी हमारा मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप सभी स्टूडेंट्स इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इससे पहले फ्री वीडियोस और मॉक टेस्ट को जरूर देखना, जो कि आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पे मिलेगा। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए कोर्स का नाम। जैसे ही आप कोर्स पे क्लिक करते हो, यहाँ पर आपको इसकी ड्यूरेशन दिख जाएगी। एग्जामिनेशन तक आप लोगों के लिए ये कोर्स वैलिड रहेगा। कंटेंट पर जाते ही आप देख सकते हो फ्री वीडियोस हैं, कंप्लीट मेरा कोर्स है, जिसमें आपको मेरे सभी लेक्चर्स के पीडीएफ्स मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएंगे एंड वीडियो लेक्चर्स है, जिसके अलावा ना आपको कोई एक्स्ट्रा मॉक टेस्ट या ना एक्स्ट्रा कोई बुक खरीदने की जरूरत है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन में आपको मदद करेगा। एंड पेपर वन में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में 100 में से 80 प्लस स्कोर करने में भी यही कोर्स मदद कर सकता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करके इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, द पर्सनलिस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग अ रिसर्च रिपोर्ट आर परमिसिबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें बोला गया है कि जो व्यक्तिगत शैली होती है रिसर्च रिपोर्ट को लिखने के लिए, तो कौन से टाइप के रिसर्च में इस चीज़ की परमिशन हम लोगों को मिलती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, केस स्टडी रिसर्च। ठीक है, तो यहाँ पे 5 ऑप्शंस गिवन है। तो सबसे पहले तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि पर्सनलिस्टिक स्टाइल्स होते क्या हैं। तो ये एक क्वालिटी होती है, किसी एक पर्सन के एक्सप्रेशन या किसी एक पर्सन का बिहेवियर होता है जो कि वो यूज कर सकते हैं रिसर्च रिपोर्ट राइटिंग के दौरान। ठीक है, तो कौन सा यहाँ पे ऐसा मेथड होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च की। ठीक है, सो ग्राउंडेड थ्योरी रिसर्च में क्या होता है, जो भी मतलब हमारे पास डेटा हमने ऑब्टेन किया होता है रिसर्च के दौरान, ठीक है, उस डेटा का जो भी एनालिसिस होता है उसको हम लोग थ्योरी में कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, थ्योरी के थ्रू हम उसको कंस्ट्रक्ट करते हैं एक सिस्टमैटिक वे में। ठीक है, तो जो ग्राउंड थ्योरी रिसर्च होता है ये एक सिस्टमैटिक एंड इंडक्टिव नेचर का जो है रिसर्च का टाइप होता है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की, तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च बेसिकली साइंटिफिक मेथड ऑफ स्टडी होता है। ठीक है, एंड इसका जो मेन पर्पस होता है वो होता है टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। जैसे कि रिसर्च में हमने बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है एंड हम इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये सब चीज़ें एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के अंदर आती हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को डेफिनेशंस बता रही हूँ, आप यहाँ से आइडिया लगा सकते हो कि पर्सनलिस्टिक स्टाइल कौन सा होता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिसर्च। तो पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन यानी कि इसमें पार्टिसिपेंट जो है, यानी कि जो रिसर्चर है उसकी क्या ऑब्जर्वेशन है, उसके उस पे बेस्ड होंगी ये चीज़ें। ठीक है, तो ये जो है ये डेटा कलेक्टेड बाय इटसेल्फ। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में हमेशा आता है डेटा कलेक्टेड बाय इटसेल्फ, यानी कि जो रिसर्चर है उन्होंने खुद से डेटा कलेक्ट किया है। ठीक है, एंड इस प्रोसेस में जो रिसर्चर है वो बहुत सारी चीज़ें सीखता है क्योंकि वो खुद से ही सारा काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास हिस्टोरिकल रिसर्च। तो हिस्टोरिकल रिसर्च में जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, जिसमें डेटा कलेक्शन करते हैं, डेटा कलेक्शन का प्रोसेस होता है, ये सब हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पे बेस्ड होते हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग मान लीजिए कि रशियन वॉर पे अगर रिसर्च कर रहे हैं तो ये क्या है होगी, ये एक हिस्टोरिकल रिसर्च होगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास केस स्टडी रिसर्च। इसमें कोई भी सैंपल जो है वो यूज़ नहीं किया जाता। ठीक है, ये एक डिटेल्ड और स्पेसिफिक स्टडी होती है किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, इसमें हम लोग इश्यूज को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में उनको एनालाइज करते हैं, लेकिन थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के साथ। ठीक है, तो ये है हमारे 5 रिसर्च के टाइप्स। अब इसमें राइट आंसर होगा हमारे पास
Option number A, that is grounded theory research. Option number C, participant observation based research. And option number E, that is case study research. So right answer is option number 4. Next question we have is, when two or more successive footnotes refer to the same work, which one of the following is used? ठीक है, तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि अगर दो या दो से ज़्यादा सक्सेसिव फुटनोट्स को हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, एक ही काम के लिए, जो कि एक ही काम को रेफर करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, किस नाम से आइडेंटिफाई किया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन आर IBID, ET.AL, OP.CIT, LOC.CIT. ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को इन सबके मतलब पता होने चाहिए, इनके मीनिंग्स पता होने चाहिए. ठीक है, तो पहला है IBID. ठीक है, इसका मतलब होता है सेम स्पेस. ठीक है, इसका मतलब होता है सेम स्पेस. तो ये क्या रेफर करता है? इट रेफर्स टू द वर्क साइटेड इन द प्रीसीडिंग फुटनोट और टू द प्रीसीडिंग वर्क विद इन द सेम फुटनोट. ठीक है, तो इसमें जैसे डिफरेंट काम होते हैं एक ही ऑथर के, ठीक है, तो उसको हम सेम फुटनोट जो है उस केस में हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, सेकंड आता है ET.AL. ठीक है, सो ET.AL का मतलब होता है अदर. AL का यहाँ पे मतलब है अदर. ठीक है, ET का मतलब है यहाँ पे मीनिंग. तो इन चीज़ों को आप लोगों ने याद रख लेना है. ठीक है, एंड अदर्स हम इसको बोल सकते हैं. तो इसमें क्या होता है कि अगर एक ऑथर है, उसका नाम किसी एक पर्टिकुलर जगह पे मेंशन हो चुका है, ठीक है, तो हम उसके बाद वहाँ पे उसका नाम ऐड नहीं कर सकते. व्हेन द सोर्स हैज़ 3, 4 और 5 ऑथर्स, लिस्ट ऑल ऑथर्स द फर्स्ट टाइम द सोर्स इज साइटेड. ठीक है, नेक्स्ट आता है OP.CIT. तो इसका मतलब होता है, ये एक लैटिन फ्रेज है. ठीक है, जिसका मतलब होता है इन द वर्क साइटेड. OP.CIT मतलब इन द वर्क साइटेड. ठीक है, इसको यूज किया जाता है एंड नोट पे. ठीक है, या फिर फुट नोट पे भी इसको यूज कर सकते हैं. एंड ये रेफर करता है द रीडर टू अ प्रीवियसली साइटेड वर्क. नेक्स्ट आता है LOC.CIT. ठीक है, इसका जो है ये एक फुट नोट है, या फिर इसको हम एंड नोट भी बोलते हैं, जो कि एक रिपीटेड टाइटल या फिर एक पेज नंबर पे गिवन होता है. ठीक है, एक पर्टिकुलर काम के लिए. तो यहाँ पे अगर हम लोग राइट आंसर देखें तो राइट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1, दैट इज IBID. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मेट्स रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट इज अ मस्ट. ठीक है, तो रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट, तो क्या होते हैं रिसर्च एब्स्ट्रैक्ट, वो कहाँ पे ज़रूरी होते हैं, किस स्टेप में ज़रूरी होते हैं. ठीक है, तो पहला ऑप्शन है रिसर्च आर्टिकल, सेमिनार पेपर प्रेजेंटेड, थीसिस और रिसर्च सिनॉप्सिस. ठीक है, तो ये सभी टर्म्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले आप लोगों को इनके मीनिंग पता होने चाहिए. पहला होता है रिसर्च आर्टिकल. तो रिसर्च आर्टिकल रिपोर्ट जो होता है ना, वो रिपोर्ट करता है डिफरेंट रिजल्ट्स पे. ठीक है, जो ओरिजिनल रिसर्च होती है उसके रिजल्ट पे ये रिपोर्ट करता है, जिसमें कि ये पर्टिकुलर रिसर्चर का कंट्रीब्यूशन, इनका नॉलेज, ये सब चीज़ों को स्पेसिफाई करता है. ठीक है, इसके अलावा रिसर्च आर्टिकल जो होते हैं, इसमें हमारे पास टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेथडोलॉजी, रिजल्ट्स, डिस्कशन एंड रेफरेंसेस इंक्लूडेड होते हैं. दूसरा आता है सेमिनार पेपर प्रेजेंटेड. तो इसको अगर हम लोग सेमिनार पेपर बोले, तो सेमिनार पेपर जो होते हैं ये एक ओरिजिनल रिसर्च पीस होता है. ठीक है, जो कि प्रेजेंट करता है एक स्पेसिफिक टॉपिक को. ठीक है, जिसको कि हम लोग एकेडमिक सेटिंग के लिए प्रेजेंट कर सकते हैं किसी एक ग्रुप में. ठीक है, अपने आसपास के जितने भी ग्रुप्स हैं वहाँ पे हम उसको प्रेजेंट कर सकते हैं. तो सेमिनार जो होता है उसमें आती है इंट्रोडक्शन, जिसको कि एब्स्ट्रैक्ट भी बोला जाता है, बैकग्राउंड, एनालिसिस एंड कंक्लूजन. नेक्स्ट आता है हमारे पास थीसिस. ठीक है, सो थीसिस या फिर डिसर्टेशन इसको बोलते हैं. ये क्या होता है? एक टेक्स्ट होता है जो कि डिस्क्राइब करता है किसी ऑथर के वर्क को, एंड रिजल्ट को यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है इन सपोर्ट ऑफ एन एप्लीकेशन फॉर एन एकेडमिक डिग्री और देयर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन. ठीक है, इसमें क्या आता है? इसमें टाइटल पेज आता है हमारे पास, एब्स्ट्रैक्ट आता है, टेबल ऑफ कंटेंट होता है, डिस्कशन. ठीक है, जैसे जैसे डिफरेंट चैप्टर्स होते हैं उनका इंट्रोडक्शन, मैथडोलॉजीज. नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास रिसर्च सिनॉप्सिस. सो रिसर्च सिनॉप्सिस एक स्टेटमेंट है, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है. ठीक है, इसका अपना एक रिसर्च का ऑब्जेक्टिव होता है, हाइपोथेसिस होते हैं, प्रोसीजर एंड डिज़ाइन होता है एक पर्टिकुलर स्टडी से रिलेटेड. ठीक है, एंड जो रिसर्च सिनॉप्सिस होते हैं ये क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों ही तरह की टेक्निक्स को यूज़ करते हैं. ठीक है, तो ये थे 4 ऑप्शंस जो गिवन है यहाँ पे. तो अब देखते हैं डायरेक्ट, आप लोग आई होप बता सकते हो कि राइट आंसर क्या होगा. तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 1, 2 एंड 3. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क
ऑन द रिसर्च प्रॉब्लम, ठीक है। अब एक रिसर्च प्रॉब्लम मतलब किसी भी प्रॉब्लम पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, वो काम हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। एंड जो रिपोर्ट हमने बनाई थी दैट वाज डिस्कस्ड इन द स्कॉलर्स मीट एंड द रिसर्चर वाज सजेस्टेड टू चेंज द टाइटल, ठीक है। तो एक रिसर्चर्स की, एक स्कॉलर्स की मीट में उस जो रिपोर्ट को है डिस्कस किया गया एंड वो हमें ये सजेस्ट करते हैं कि आप लोग क्या करो, अपनी जो रिसर्च है उसका टाइटल चेंज कर दो, ठीक है। एंड हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन द डेटा एनालिसिस, ठीक है। तो वो हमें ये सजेस्ट करते हैं। तो इसको हम लोग किस कैटेगरी में काउंट करेंगे? पहला आता है लॉजिकल एंड अप्रोप्रिएट, नेक्स्ट है प्रोसेसेस सिस्टमेटाइजेशन ऑफ द रिपोर्ट, नेक्स्ट है इलॉजिकल एंड नॉट डिजायरेबल, नेक्स्ट है इम्प्रूविंग द वैलिडिटी ऑफ द रिपोर्ट, ठीक है। तो वन बाय वन हम इन सभी के मीनिंग पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि टाइटल क्या होता है, ठीक है। टाइटल जो है वो पहली चीज होती है जो एक रीडर पढ़ता है। अब कोई बुक है, हम बुक में सबसे पहले बुक का टाइटल पढ़ते हैं, चैप्टर का टाइटल पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग हाईलाइटेड पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है अनुमान लगाना, किसी चीज को गेस करना, ठीक है। तो हाइपोथेसिस इज अ प्रिसाइज एंड टेस्टेबल स्टेटमेंट अबाउट द प्रिडिक्टेड आउटकम ऑफ द स्टडी, ठीक है। एंड ये क्या होता है कि वैलिडिटी बताता है ये रिसर्च हाइपोथेसिस की, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो पहले ही मैंने बता दिया कि हाइपोथेसिस क्या करता है, ये किसी चीज़ की वैलिडिटी से हमें रिलेट करता है। तो अगर आपको ये बेसिक स्टेटमेंट पता होगी तो आप लोग फटाफट से इसका आंसर कर सकते हो, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द टू सेट्स, ठीक है। सेट 1 एंड सेट 2 दिया गया है हमारे पास। सेट 1 में है फॉर्मेट ऑफ द प्रेजेंटेशन एंड सेट 2 में है डिस्टिंक्टिव फीचर्स। तो थीसिस, डिसर्टेशन, रिसर्च पेपर, वर्कशॉप, सेमिनार, ठीक है। ये 4 बेसिक स्टेटमेंट्स हैं जिनको कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं बहुत डिटेल में। नेक्स्ट है यहाँ पे इनकी जो फीचर्स हैं बेस्ड ऑन फ्री व्हीलिंग ऑफ आइडियाज। तो इनमें से कौन सी चीज है जो कि फ्री व्हीलिंग पे फोकस करती है? नेक्स्ट है टारगेट ऑडियंस, ग्रुप बेस्ड रिफ्लेक्शन। तो आप लोगों को अगर ग्रुप बेस्ड एक्टिविटी कौन सी होती है वो पता है तो आप लोग विद इन अ सेकेंड इसका आंसर जो है वो बता सकते हो। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव deliberations based on specific themes, अगेन यहाँ पे एक कीवर्ड दिया गया है थीम, ठीक है। नेक्स्ट है प्रेजेंटेशन ऑन अ समरी ऑफ रिसर्च डन, कि जो भी प्रेजेंटेशन है उसकी समरी पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सी चीज है जिसका एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें थीसिस या डिसर्टेशन की, तो डिसर्टेशन क्या होता है, ये डिग्रीज होती हैं, ठीक है, सच दैट MSc MPhil ये सब चीज़ें। एंड जो थीसिस होती है ये होती है डॉक्टरल लेवल पे। अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे कि ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं, तो कहीं ना कहीं इनका कॉन्सेप्ट सेम ही होता है, ठीक है। बस डिफरेंस ये है कि थीसिस की अगर हम बात करें तो वो होती है PhD के टाइम पे जो हम लिखते हैं। डिसर्टेशन होती है जैसे MPhil के टाइम पे जो हम यूज़ करते हैं या MSc के लिए जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कि जो थीसिस होती हैं ये एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट होता है, इसको हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ डिसर्टेशन और थीसिस। राइटिंग इज प्रिस्क्राइब्ड बाय द यूनिवर्सिटी, यानी कि इसका जो भी फॉर्मेट है वो एक यूनिवर्सिटी हमें बताती है, हम अपनी तरफ से कुछ भी नहीं ऐड कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिसर्च पेपर। तो रिसर्च पेपर में हमेशा समरी से रिलेटेड चीज़ें होती है, ठीक है। ये कॉमन फॉर्म होती है एकेडमिक राइटिंग की। रिसर्च पेपर का एक और की वर्ड है यहाँ पे, वो है एकेडमिक राइटिंग। तो जहाँ पे भी ये टर्म नजर आएगी दैट मीन्स इट इज रिलेटेड टू रिसर्च पेपर एंड ये समरी ऑफ रिसर्च से रिलेटेड होती है, दैट हैज बीन डन इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो वो है वर्कशॉप। तो वर्कशॉप में क्या होता है, एक ग्रुप होता है पीपल का, ठीक है, जो कि शेयर करते हैं कॉमन इंटरेस्ट या फिर किसी कॉमन प्रॉब्लम पे ये लोग बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो एक टारगेटेड इशू पे या फिर टारगेटेड प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं, ठीक है, उस पर प्रैक्टिस करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेमिनार। तो सेमिनार्स जो है वो फोकस करते हैं सम पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, जिसमें कि हर एक पर्सन जो है वहाँ पे प्रेजेंट है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके, ठीक है। तो सेमिनार्स फॉर्मल प्रेजेंटेशन होती है जिसको कि रेगुलर बेसिस पे यानी कि इसको वीकली या फिर मंथली जो है वो प्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। रेगुलर एक ये जॉब होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारे पास मैंने सभी की डेफिनेशंस आपको बता दी है, तो इस अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 दैट इज दिस, ठीक है। सो ए का आंसर है 5th, यानी कि थीसिस एंड डिसर्टेशन सिस्टमैटिक प्रोसेस होता है, एक फॉर्मेट होता है प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, इससे याद रख लेना है, ठीक है। हर एक यूनिवर्सिटी इस चीज़ को हमें बताती है जहाँ से भी हम लोग PhD कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिसर्च पेपर।
रिसर्च पेपर एक प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है, जिसमें जो भी हमने रिसर्च की है उसकी एक समरी यहाँ पे हम प्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है सेकंड ऑप्शन वर्कशॉप, ठीक है, यानी कि जो भी टारगेट ऑडियंस है, ठीक है, ग्रुप बेस्ड एक्टिविटी होती है। मैंने आप लोगों को कीवर्ड बताया था कि ग्रुप बेस्ड एक्टिविटी की बात हो तो वहाँ पे वर्कशॉप होता है। सेमिनार से मतलब है हमारा कि एक डिलिब्रेशंस बेस्ड स्पेसिफिक थीम होती है। ये कीवर्ड मैंने आप लोगों को अभी बताया था, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों को बेसिक स्टेटमेंट्स हमेशा याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिब्लियोग्राफी गिवन इन अ रिसर्च रिपोर्ट। तो किसी भी रिसर्च रिपोर्ट में हम लोग बिब्लियोग्राफी को क्यों ऐड करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च, ठीक है, जो आगे भी रिसर्च करना चाहते हैं उनको ये हेल्प करती है। नेक्स्ट है शोज वास्ट नॉलेज ऑफ द रिसर्चर, यानी कि जो रिसर्चर है जिसने ये बिब्लियोग्राफी ऐड की है, जिसकी वो रिसर्च है, उसके बारे में उसका वास्ट नॉलेज जो है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है ये। नेक्स्ट है मेक्स द रिपोर्ट ऑथेंटिक, यानी कि इसी की वजह से ऑथेंटिसिटी मिलती है रिपोर्ट को। नेक्स्ट है इट इज़ एन ऑप्शनल पार्ट ऑफ द रिपोर्ट, तो यहाँ पे ये बोलते हैं कि ये ज़रूरी ही है ही नहीं, ठीक है, इसको ऐड करो चाहे ना करो, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो रिसर्च रिपोर्ट में क्या होता है, रिसर्च रिपोर्ट पहले आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक रिसर्च का ही प्रोसेस होता है, ठीक है, जिसमें कि हम लोग कॉम्प्रिहेंसिवली प्रेजेंट करते हैं एक रिसर्चर की एक्टिविटी को एंड उनकी जो स्टडी है उसका जो फाइनल रिजल्ट है, उन सब चीज़ों को हम वहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड इसमें जो बिब्लियोग्राफी होती है इसको हमेशा एंड में यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसे बुक के एंड में कोई चैप्टर होगा, बुक के एंड में जो बुक का पूरा कंक्लूजन होगा, उसी तरह से इसमें बिब्लियोग्राफी जो है वो ऐड की जाती है, ठीक है। सो बिब्लियोग्राफी में क्या होता है, ये हमें प्रोवाइड करवाती है क्रेडेंशियल टू योर ओन थॉट्स, कि हमने पूरी रिसर्च के दौरान क्या सोचा, हमारे व्यूज़ क्या थे, कहाँ कहाँ से हमने डेटा कलेक्ट किया, ये सब चीज़ें, ठीक है। एंड ये जो किसी पर्टिकुलर पर्सन का वर्क होता है उसको एक्नॉलेज करता है एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 6 का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो फर्दर रिसर्च के लिए भी अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो अगर बिब्लियोग्राफी देखेंगे तो उनको बहुत हेल्प हो जाएगी, उनको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से डेटा कलेक्ट किया जाता है, क्या क्या इश्यूज हमने फेस किए होंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रीसेंट एंड डिपेंडेबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन अ ब्रॉड साइंटिफिक टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल ही सिंपल सा अगेन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है हमसे कि कौन सा मोस्ट रीसेंट एंड डिपेंडेबल सोर्स है इंफॉर्मेशन का जो कि एक ब्रॉड साइंटिफिक टॉपिक पे काम करता है, ठीक है। तो ऑप्शंस आर रिसर्च पेपर, बिब्लियोग्राफी, रिव्यू आर्टिकल एंड न्यू टेक्स्ट बुक, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन नंबर 1 दैट इज रिसर्च पेपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड, ठीक है। मैक्सिमम आप लोगों ने देखा होगा पेपर 1 में इसी तरह के क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पहला है यहाँ पे असर्शन गिवन दैट इज यूज ऑफ आईसीटी इन रिसर्च फैसिलिटेट्स एक्सेस एंड एक्यूरेसी ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स, यानी कि अगर हम आईसीटी इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि हम कंप्यूटर्स, इंटरनेट, ये सब चीज़ों का यूज़ करते हैं रिसर्च के दौरान, तो इसके थ्रू हम लोग एक्यूरेसी से रिसर्च फाइंडिंग्स अपनी कर सकते हैं। इसका रीज़न दिया गया है, बोला गया है क्योंकि रिसर्चर हैज़ टू फॉलो वेरियस स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग एंड फॉर्मेट वाइल राइटिंग अ थीसिस विद एन इंटेंट फॉर डिलीवरिंग सपोर्ट फ्रॉम आईसीटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि रिसर्चर को बहुत ज़्यादा स्टाइल्स यूज़ करने पड़ते हैं रेफरेंसिंग के, जिसके थ्रू वो अच्छे से थीसिस लिख सके और अच्छे से अपनी रिसर्च कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शंस आर, यहाँ पे बोला गया है कि ए एंड आर दोनों ही ट्रू है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एंड आर आर ट्रू, आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। यहाँ पे बोला गया है कि ए करेक्ट है बट आर जो है वो गलत है, ठीक है। ए भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन की कोई भी बात नहीं की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि आईसीटी के जो टूल्स होते हैं वो मेनली रिसर्चर्स यूज़ करते हैं। किस लिए यूज़ करते हैं, नॉलेज को गैदर करने के लिए, ठीक है। इसको हम लोग नॉलेज गैदरिंग प्रोसेस भी बोलते हैं आईसीटी के केस में, ठीक है। इससे क्या होता है कि एनहांस कर सकते हैं रिसोर्स डेवलपमेंट को। इसके अलावा रिसर्चर जो है वो अपनी वैल्यूज़ को जनरेट कर सकता है, क्रिएटिविटी को जनरेट कर सकता है, ठीक है, अपनी ओरिजिनलिटी को जो है वो जनरेट कर सकता है अगर वो आईसीटी को यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ बोला गया है कि वो अपनी थीसिस को ही जो है अच्छे से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 दैट इज ए इज करेक्ट बट आर इज नॉट करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 9 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लेआउट ऑफ रिसर्च रिपोर्ट। तो अगेन यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्टली पूछा गया है रिसर्च रिपोर्ट से रिलेटेड कि कौन सा इसमें ऐड नहीं किया जाता। पहला है एक्नॉलेजमेंट्स, प्रीफेस और फॉरवर्ड, नेक्स्ट है टेबल ऑफ कंटेंट, क्वेश्चनियर्स। ठीक है, तो रिसर्च रिपोर्ट क्या होती है, इसमें मैंने आप लोगों को बताया कि एक रिसर्च का ही प्रोसेस होता है जिसमें कॉम्प्रिहेंसिव प्रेजेंटेशन होती है किसी भी रिसर्चर की एक्टिविटी की एंड उसके रिजल्ट्स की। ठीक है, तो रिसर्च रिपोर्ट में कौन कौन सी चीज़ें आती है, पहली आती है टाइटल, दूसरा आता है एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा ऐड नहीं किया गया, तो एक्नॉलेजमेंट तो हमने ऐड कर दिया। ठीक है, टाइटल, एक्नॉलेजमेंट, उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास इंट्रोडक्शन, देन आता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम। इन चीज़ों को आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट आता है पर्पस ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, नेक्स्ट इज अजम्पशंस, नेक्स्ट इज लिमिटेशंस एंड नेक्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ द टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखिए मैंने सभी चीज़ें ऐड कर दी। इसके अलावा बजट आता है, डिज़ाइन ऑफ द स्टडी आता है, स्कोप ऑफ डेटा, सैम्पलिंग प्रोसीजर्स, एनालिसिस ऑफ डेटा। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट भी आता है, तो इसको भी हम रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट आता है इसमें कंक्लूजन्स, एंड नोट्स, मोर फाइंडिंग्स एंड देन क्वेश्चनियर्स। ठीक है, क्वेश्चनियर, बिब्लियोग्राफी, अपेंडिक्स, ये सब चीज़ें। तो इस अकॉर्डिंग अगर आप लोगों को ये पूरी लिस्ट याद है तो आप लोग देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बिब्लियोग्राफी ऑफ द रिसर्च रिपोर्ट। तो अगेन यहाँ पे बिब्लियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये बोलते हैं कि लिस्ट ऑल द बुक्स पब्लिश्ड ऑन द टॉपिक, यानी कि जो भी हमारा रिसर्च का टॉपिक था उसके लिए हमने जितनी भी बुक्स का रेफरेंस लिया उसको यहाँ पे ऐड किया जाता है। नेक्स्ट है लेंड्स क्रेडिबिलिटी टू द रिपोर्ट एंड सर्व्स एज अ गाइड फॉर फर्दर रिसर्च। ठीक है, कि जो क्रेडिबिलिटी होती है एक रिपोर्ट की, ठीक है, एंड अगर किसी और ने आगे रिसर्च करनी है तो उसको एक गाइड के रूप में ये हेल्प करता है। नेक्स्ट है इट इंक्लूड समराइज ऑफ रेफरेंसेस listed in it। ठीक है, नेक्स्ट इज इट ऑलवेज रिटन इन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब्ड बाय द अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। यहाँ पे ये बोला गया है कि इसका जो फॉर्मेट होता है बिब्लियोग्राफी का वो APA के थ्रू ही हमेशा असाइन किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों को देखें तो मैं बता चुकी हूँ कि बिब्लियोग्राफी क्या होता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि इसके पॉइंट्स, इसके यूजेस क्या होते हैं। ठीक है, ये जो है वो क्रेडेंशियल यूज प्रोवाइड करवाता है टू योर ओन थॉट्स। ठीक है, हमने क्या यूज़ किया है, कैसे यूज़ किया है, उन सब चीज़ों को ये हमें कलेक्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, इट ऑल्सो हेल्प्स टू क्रिटिक योर वर्क बाय लुकिंग एट योर सोर्स ऑफ रेफरेंसेस। तो यहाँ पे इस अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, दैट इज इट लेंड्स क्रेडिबिलिटी टू द रिपोर्ट एंड सर्व्स एज अ गाइड फॉर फर्दर रिसर्च। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि बिब्लियोग्राफी का एक और क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किया था, उसमें आंसर भी सेम था, क्वेश्चन भी सेम था, लेकिन उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट थी। तो इसीलिए यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चंस एक ही टाइप के ऐड किए ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि UGC में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चंस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आप लोगों ने 10 में से कितना स्कोर किया है आप लोग कमेंट सेक्शन पे हमें ज़रूर बता सकते हो। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।